लगातार मैसेज मिल रहे हैं कि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की परीक्षाएं अब बहुत निकट हैं, तो कैसे जो है इसकी तैयारी की जाए, लास्ट डेज में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा कि परीक्षाएं ज्यों ही करीब आती हैं हमारे मन की जो घबराहट होती है वो बढ़ जाती है। खासतौर से ऐसे अभ्यर्थी जो थोड़े सीरियस होते हैं उनकी घबराहट उनकी अपेक्षा अधिक होती है जो थोड़ा कम सीरियस होते हैं। तो ये घबराहट जो होती है ये लाजमी होती है, कक्षा 1 का विद्यार्थी हो या फिर स्नातक का हो, ग्रुप डी की परीक्षा दे रहा हो या फिर वो यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हो। जैसे ही एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाता है उसकी घबराहट बढ़ जाती है और एग्ज़ाम से पहले थोड़ी सी घबराहट और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें एग्ज़ाम के पहले जो कुछ दिन बचते हैं उसमें हमें दो चीज़ों को मैनेज करना होता है। सबसे पहले तो हमारी जो घबराहट है उसको हमें कंट्रोल करना होता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक प्रॉपर रणनीति बनाकर चलना होता है कि क्या पढ़ें क्या न पढ़ें और कैसे अपने अंतिम दिनों को मैनेज करें ताकि सफलता हमारे चरण आकर खुद चूम ले। तो फ्रेंड्स इसी पर ये आज का वीडियो होगा और आज हम चर्चा करेंगे खासतौर से यूपी टीजीटी परीक्षा के बारे में, जिसकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है कि आ चुकी है। 7 और 8 अगस्त को परीक्षा होने वाली है और अब इसमें कोई भी दुविधा आप मन में मत रखिएगा कि जो अलग अलग लोग आपको बता रहे हैं तो उन सब बातों में बिल्कुल मत आइए। अब बिल्कुल समय आ गया है कि आप एकदम टू द पॉइंट और फोकस्ड रहें परीक्षा की तिथि पर और अपने जो डेज हैं इसको अब आप काउंट कर लीजिए। डेली जो भी दिन आपका आ रहा है उसको काटिए और देखिए कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है और उस समय का भरपूर उपयोग करने का प्रयास करिए। ये कुछ दिन अगर आप सही तरीके से उपयोग कर ले गए तो निश्चित रूप से आपका जो आने वाला समय है बहुत ही शानदार होगा। तो अपना जो समय है उसे सिर्फ और सिर्फ स्टडी में ही दीजिए, लेकिन घबराइए मत। प्रश्न पत्र के बारे में बात करें तो परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व भी आपका प्रश्न पत्र आ जाता है। जैसे कि बायोलॉजी का जो प्रश्न पत्र था 2016 टीजीटी, तो उसका प्रश्न पत्र भी जारी हो गया है। तो एक सप्ताह पूर्व आपको यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का और यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का भी जो एडमिट कार्ड होगा वो नियर अबाउट 10 डेज बिफोर ही आएगा। तो बात करते हैं कि अंतिम दिनों की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात कर लें कि क्या न पढ़ें, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और अब जो समय है वो सिर्फ आपके पास कितना है 10 to 15 डेज या फिर 15 to 25 डेज। जो लोग यूपी टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं उनके पास समय जो है 15 डेज का है या इससे भी कम है। जो लोग पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं उनके पास मान लेते हैं कि 25 डेज का समय है। तो बस यही समय है, इस समय को कोई भी बढ़ा नहीं सकता, लेकिन इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग आपको करना है और जो मैक्सिमम सदुपयोग कर ले जाएगा उसके लिए सफलता आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फोकस ये करना है कि क्या न पढ़ें। तो देखिए अब ये समय ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें। आपने जो भी तैयारी की हुई है, देखो आपने स्नातक किया हुआ है, आप एक स्नातक और साथ ही बीएड भी आपने किया हुआ है, तो शून्य पर तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आपको लगता भी है कि आपकी तैयारी नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर क्वेश्चन पेपर आज ही आपको मिल जाए तब भी आप 60% तो आराम से हल कर ले जाएंगे और बाकी की जो तैयारी है वो आपको आने वाले दिनों में कर लेनी है। तो देखो यहाँ पर आपको वो कंसेप्ट जो कि बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आते हैं, अब मैं कहूँगा कि उन चीज़ों पर बहुत अधिक समय ना लगाएं, एक दो बार सीरियसली उसे पढ़ लें और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक जो है वो कन्फ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज करता है, तो उस टॉपिक को छोड़ दें और वो टॉपिक जो आपको आसान लगते हैं, याद रखिए कि सारे सिलेबस को आप एक बार देख लीजिएगा। सिलेबस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फोकस रखिए कि जो आपका सिलेबस है सिर्फ वही पढ़ें और सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर करने की आप कोशिश करें। उन चीज़ों में अपना समय जाया ना करें जो आपको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज करे, उन चीज़ों पर नहीं। जो चीज़ें आसान है, याद रखिए कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे और पूरे सिलेबस पर आपको फोकस रहना है। तो कभी कभी होता है 100% जो तैयारी होती है वो किसी की नहीं हो पाती है। तो अगर आपको लगता है कि 10 to 20% आपका सिलेबस ऐसा है जिस पर आपकी पकड़ नहीं है, तो ये समय नहीं है कि आप उस 10 to 20% पर फोकस रखें। आपको बाकी का जो 80% है, 60 to 80% जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको समझ में आता है, अब समय है कि उस पर आप अधिक फोकस रखें। तो पढ़ना क्या है, जो आपको इस समय बहुत अच्छे से आपका पोर्शन जो तैयार है उसको पढ़ना है और जो पोर्शन आपको कंफ्यूज करता है उसको तो अब बिल्कुल छोड़ देना है। यह 20 to 30% भी है तब भी आप उस पर, मैं यही कहूँगा कि एक दो बार पढ़ लें। अगर वो आ जाता है
आपको समझ में तो उसको दोबारा से पढ़ें। अगर लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा तो उसको आप छोड़ देने में ही भलमनसाहत है। देखो जो परीक्षा का प्रारूप है उसको भी आप समझ लो, परीक्षा का प्रारूप बिल्कुल नहीं बदला है, ये 2016 की परीक्षा की तरह ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ऋणात्मक अंकन नहीं है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें बताया गया ऋणात्मक अंकन नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से ही यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी आपको नहीं करनी है, कोई भी स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर आपको तैयार नहीं करना है। सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर आपको पूरी तैयारी करनी है। और जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी। इस बार जो पूर्णांक होगा वो 500 अंकों का होगा। पिछली बार क्या था 425 अंक थे, इस बार 500 अंक। एक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा। कुल मिला के 125 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 125 में कम से कम कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे लेंगे, यानी कि कट ऑफ क्या होगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई भी विषय हो, कोई भी कैटेगरी हो, ये मान के चलना कि 110 प्रश्नों के उत्तर तो आपको दे के ही आने हैं। अगर इससे कम है तो फिर मामला जो है वो संदेहास्पद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 110 पर हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने 115 प्रश्न हल कर दिए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। और जो भर्ती प्रक्रिया होती है इस बार, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि टीजीटी में इस बार इंटरव्यू नहीं हो रहा है, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन हो जाएगा। और जो लिखित परीक्षा होगी वो 500 अंकों की होगी, कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। 125 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मिला जुला के ये समझो कि कम से कम मात्र मिला जुला के 20 प्रश्न या 15 प्रश्न ही ऐसे होने चाहिए परीक्षा में जो कि आपको नहीं आने, मतलब न आते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन 125 में 110 का टारगेट तो बनाकर ही चलिएगा। और सभी प्रश्न जो होते हैं वो अनिवार्य भी होते हैं, छोड़ना कुछ नहीं होता है। 2 घंटे की समय सीमा होती है। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे और कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा। मतलब सभी 125 प्रश्न वहाँ पर कंपलसरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से ऑप्शन आपको मिलेगा कि खंड ऐसे 2 प्रश्न करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। और कट ऑफ मैं बार बार बता रहा हूँ कि 110 के नीचे अटेम्प्ट करके मत आना। और अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करें, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात ये करेंगे कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, और पुराने प्रश्न पत्र अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर यूपी टीजीटी के पुराने प्रश्न पत्र नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कर लेना और आपको अपना विषय जो मिल जाएगा तो उसको फटाफट ऑर्डर कर दो ताकि किताबें जो हैं वो यथाशीघ्र आपके पास हो जाएं। तो जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसको तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लो और प्रत्येक प्रश्न को याद रखने की प्रैक्टिस करो। मतलब कोशिश करो कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है याद हो जाए। इसके लिए कम से कम डेली, अब क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो डेली जो है मैक्सिमम टाइम आप इन प्रश्न पत्रों को आप हल करो। और कम से कम 2 बार कोशिश करो कि 2 बार, दिन में 2 बार तो आप पुराने प्रश्नों को देखो ही, एक प्रश्न पत्र को, ठीक है। और ये भी है कि अगले दिन जब नया क्वेश्चन पेपर आप देखो तो पुराने वाले को एक बार फटाफट देख लो ताकि वो चीज़ें भी दिमाग में रहें। देखो क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज़ एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो उसे रिकॉल करने में समय उतना ही लगता। अब मान लेते हैं कि कोई 2 पेज, नया पेज आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने में अगर आपको 10 मिनट लग रहा है तो रिकॉल करोगे तो इसमें 5 मिनट लगेगा, तीसरी टाइम इसमें 3 मिनट ही लगता है। तो रिकॉल करने में समय नहीं लगता और इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है और स्ट्रांग हो जाती है और अच्छे अच्छे फैक्ट आपके दिमाग में बने रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस सेट, तो देखो मार्केट में आपको जो है विभिन्न प्रकाशन के जो प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध हो जाएंगे, तो कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लो। मैंने कहा कि आपको समय का मैक्सिमम सदुपयोग करना है। इस पर मत जाना कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये देखो कि कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। हालांकि जब आपका दिमाग थकने लगे तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, घूमो टहलो और उसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाओ। मतलब मिला जुलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, पुराने क्वेश्चन पेपर हल करने हैं और प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को हल करना है। कम से कम डेली कोशिश ये करना कि 50 प्रश्न तो प्रैक्टिस सेट से आप हल करो ही करो। इससे अधिक कर पाते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और एक पूरा जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, वो आप हल कर लेना। देखो जो किताबें उपलब्ध होंगी उसमें पिछले लगभग 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वही मिल पाएंगे आपको। तो 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लेंगे आपका अगर आप पढ़ोगे।
तो इसको आप 5 दिनों में कवर कर सकते हो। ये काम भी आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा समय निकालो, क्योंकि समय निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी प्रश्न पर पढ़ रहे हो, तो अगर प्रश्न पढ़ते समय कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करो। कोई आपका सीनियर हो, कोई उस विषय का जानकार हो, उससे मिलो। अगर तब भी जानकारी नहीं मिलती है तो इंटरनेट इज़ ए वेरी पावरफुल टूल, इसका भी सहारा आप ले सकते हो। इंटरनेट पर भी हर बात लेक्चर के रूप में भी उपलब्ध हो जाती है। मैंने देखा है कि यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर भी आपका कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक का उपयोग करो। देखो कि आपका जो डाउट है वो किस लेवल का है, और उस लेवल की जो बुक्स हैं यूपी बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी की, उसका यूज करो। मीडियम कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा, और आपको ये लगता है कि चलो आपने 125 में से 120 प्रश्न सही कर लिए हैं, 5 प्रश्नों में थोड़ा सा डाउट है, तो याद रख लो उसको, ठीक है। तो ये तरीका अपनाओ, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जीरो लेवल से नोट्स बनाओ और उसके बाद मतलब जैसे कि लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड पढ़ो, तो अब इसका समय नहीं है। अब आपको जो है बिल्कुल ट्रिकी स्टडी करनी है, टू द पॉइंट ही आपको चलना है। और अंत में 4 मुख्य बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो खुद को मोटिवेटेड रखें और अपना लक्ष्य जो है उसको सामने रखें। ये कल्पना करें कि एक बार एक शानदार जॉब आपके हाथ में आ गई, लगभग आपकी सैलरी जो होगी वो 60,000 से 70,000 के बीच में रहेगी, तो इसके बाद आपका भविष्य कितना शानदार होगा। तो इससे आप मोटिवेट रहो। दूसरी बात ये है कि असफल लोगों या निराश लोगों के संपर्क में न रहो। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि परीक्षा में धांधली होती है, परीक्षा में ये होता है, परीक्षा में वो होता है, नहीं हो पाओगे, एक बार नहीं हो पाया, फला इतने दिनों तक किया फिर वो घर आ गया। तो ऐसे लोगों से मत मिलो, ठीक है। ये लोग एनर्जी सकर होते हैं, इन्हें जीवन भर बस कंप्लेन ही कंप्लेन करना होता है, तो ऐसे लोगों के कंप्लेन में मत आओ। तीसरी बात ये है कि अच्छा खाओ, ठीक है। तो इस समय आ गया है कि आप जो भी खाओ अच्छा खाओ, मार्केट की जो चीज़ें होती हैं उससे बचो। और नींद जो है ये कम से कम आपकी जो नींद होनी चाहिए वो 6 to 8 आवर की होनी ही चाहिए, ठीक है। और दोपहर की नींद जरूर लिया करना। जैसे कि खाना खाते हो, खाना खाने के बाद लगभग समय निकालो आधे से 1 घंटे रिलैक्स होने के लिए। आप सो जाओगे, आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलेगा। पढ़ने का सबसे मुफीद समय कब होता है? जब आप सो के उठते हो, तो आपकी जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाती है। तो पूरे दिन की जो फालतू की भागदौड़ होती है, उससे थका हुआ दिमाग जो होता है वो सुबह या फिर सो के उठने के बाद रिफ्रेश होता है। तो रिवीजन का काम भी इसी समय करो, या तो सुबह कर लो या फिर दोपहर में जब आप सो के उठते हो, या फिर जो भी आपको समय मुफीद लगे। इसके लिए कोई भी मतलब फिक्स नहीं होता कि कौन कब पढ़ता है, बस आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये समझो। और देखो इस समय वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया और व्यर्थ की बहस से बचो। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करेंगे कि उसमें अगर आप एक शब्द भी अपना बोल दिए तो आपका समय व्यर्थ जाएगा, क्योंकि फिर लोग आपको जो उत्तेजित करेंगे कि आप उनको रिप्लाई करो। तो रिप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर ऐसे पोस्ट आपको दिखती है या फिर कहीं आप बैठे हुए हो, कोई ऐसी बहस छिड़ जाती है, पॉलिटिकल कोई बहस छिड़ जाती है जहाँ पर कोई किसी को सही बता रहा है, कोई किसी को गलत बता रहा है, आपको गलत लगता भी है, आपके पास सही कारण भी है, तब भी उसमें शामिल मत हो। क्योंकि क्या होगा, इससे बस आपका समय जाया होगा और अंत में क्या होता है कि आप बस वहाँ से तनाव लेकर ही उठोगे। कहते हैं ना कि अगर बहस जीत गए तो उस व्यक्ति के प्रति आप हार जाओगे, और उस व्यक्ति को जीत गए तो फिर बहस हार जाओगे। तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये समय ऐसा है कि अब आपको जो है टू द पॉइंट फोकस्ड रहना है, सिर्फ उन प्रश्नों के प्रति, उन किताबों के प्रति और उन वस्तुओं के प्रति जो कि परीक्षा में आ रहे हैं। क्योंकि ये 2 घंटे की परीक्षा नहीं है, इससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी पूरी योग्यता के साथ इस परीक्षा को दे के इसे क्रैक कर लिया, डेफिनेटली एक शानदार कैरियर आपके पास होगा, समाज में आपका रुतबा होगा, इज्जत होगी, लोग आपकी योग्यता को सलाम करेंगे। और इंडियन सोसाइटी में क्या होता है फ्रेंड्स कि आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लोग योग्यता का जो पैमाना है उसको गवर्नमेंट जॉब को मानते हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर मिल गई तो बच्चा बहुत योग्य है, और नहीं मिली तो फिर बच्चा किसी काम का नहीं है। हालांकि ये फिनोमेना बदलना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया को उन्होंने नई रोशनी दी है, नई दिशा दी है। और वैसे भी 93 से 94% लोग जो हैं ये प्राइवेट जॉब में हैं, और सरकारी जॉब में ज़्यादा लोग थोड़े हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट है, अब आप पूरी एनर्जी इसी में लगा दो। आपको बिल्कुल भी अपना जो समय है जाया नहीं करना है।
और देखो जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा और जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, जो नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं, वो मैं यहीं पर शेयर करता हूँ। तो इसको जो है जाकर आप एक बार ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना और मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।